डीएसपी बनने के 10 साल बाद महाकुंभ महिला एक पहुंचती है जहां पर तलाकशुदा पति भीख मांग रहा था। आखिर क्या है इस घटना के पीछे का रहस्य, वो तो आप वीडियो को अंत तक देखकर ही समझ पाएंगे। जिसकी शुरुआत होती है बिहार के एक छोटे से गांव से। यहाँ पर रहने वाली एक गरीब मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की सावित्री, जिसकी महज 12 वर्ष की उम्र में ही शादी करा दी गई थी। उसका बाल विवाह करा दिया गया था क्योंकि बिहार के कई गांवों में आज भी बाल विवाह की प्रथा का प्रचलन है। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग आपस में एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, जिनका सालों से रिश्ता रहा है, व्यवहार रहा है, वह वो अपने बच्चों को कम उम्र में ही शादी कराकर छोड़ देते हैं। और जब वो बड़े हो जाते हैं तो उन्हें आपस में शादी के बंधन में एक बार फिर से बांध दिया जाता है। उसी प्रकार से 12 वर्ष की उम्र में सावित्री का भी बाल विवाह कर दिया गया था। अब वो भले ही अब अपने घर में रहने रही थी, लेकिन 18 वर्ष की उम्र होते ही उसे अपने ससुराल जाना था। ना तो वो अपने मनपसंद का कोई लड़का चुन सकती थी और ना ही कोई बड़ा ख्वाब देख सकती थी कि वो जिंदगी में कुछ कर सकती है। लेकिन सावित्री पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार थी। बचपन से ही लेकर आज तक उसने बचपन से ही अपने परीक्षाओं में बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त किए थे, जिस वजह से स्कूल के टीचर भी कहते थे कि ये लड़की बड़ी होकर कुछ जरूर बड़ा करके दिखाएगी। लेकिन बिहार के उस छोटे से गांव के लोगों की भी सोच भी बहुत छोटी थी। वो लड़कियों को ज्यादा पढ़ने ही नहीं देते थे। वो हमेशा उन्हें छठी सातवीं तक ही पढ़ाई कराकर चूल्हा चौका सिखा देते थे, क्योंकि उनकी ये मानसिकता थी कि लड़कियां पढ़कर क्या करेंगी। उन्हें आगे चलकर तो अपने पति का ही घर संभालना है, तो आखिर उसे पढ़ाकर ही क्या मतलब है। यही सोच सावित्री के माता पिता की भी थी। सावित्री के पिता एक गरीब इंसान थे, जिन्होंने अपने पुराने मित्र के लड़के के साथ सावित्री का बाल विवाह करा दिया था। वो हमेशा उससे कहते थे कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हें 18 साल की उम्र में अपने ससुराल जाना है। जब तक अपनी जिंदगी जो है वो इस घर में जी लो, कोई बड़ा ख्वाब देखने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें बस घर संभालने के सारे गुण आने चाहिए। लेकिन जैसे जैसे सावित्री बड़ी हो रही थी, उसके मन में बदलते जमाने की वजह से उसकी सोच भी बदल रही थी। क्योंकि वो पढ़ाई लिखाई में बेहद ही अच्छी थी, तो उसकी टीचर हमेशा उससे कहते थे कि तुम्हें जिंदगी में कुछ करना चाहिए, बड़ा ऑफिसर बनना चाहिए। कई बार उसने अपने माता पिता को भी ये कहना चाहा कि मैं एक बड़ी ऑफिसर बनना चाहती हूँ, बाहर शहर में जाकर के पढ़ाई करना चाहती हूँ, मेरे अंदर उमंग है कि मैं कुछ करके दिखाना चाहती हूँ। लेकिन उसके अंदर ये बताने की कभी हिम्मत ही नहीं हुई, क्योंकि गांव के लोग इन मामलों में बहुत ज्यादा कठोर होते हैं। साथ ही में कोई फैसला बिना पंचायत के नहीं लिया जाता। इसीलिए सावित्री ने अपनी खुशियों को अपने अंदर ही दबा लिया और अपने ख्वाबों को चकनाचूर कर दिया। जब वो 17 साल की हुई, तो जब उसे मात्र 1 साल बचा था ससुराल जाने में, लेकिन उसकी जिंदगी में कुछ अच्छा होता है, जिससे कि उसके अंदर एक उम्मीद जगती है कि वो जिंदगी में जरूर कुछ कर पाएगी। 12 साल की उम्र में सावित्री का जिस लड़के के साथ बाल विवाह हुआ था, उसका नाम मुकेश होता है और वो सरकारी विद्यालय में चपरासी का काम किया करता था। दोनों की आपस में बात हुई और सावित्री ने मुकेश से कहा कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, क्या आप मुझे पढ़ने देंगे, क्योंकि मेरे माता पिता ये नहीं चाहते कि मैं आगे पढूं। उनकी तो ऐसी ही विचारधारा है कि मैं घर में रहकर चूल्हा चौका ही संभालूं, लेकिन मैं एक बड़ी ऑफिसर बनना चाहती हूँ, आपका और आपके माता पिता का और मेरे माता पिता का नाम रोशन करना चाहती हूँ। उस समय मुकेश ने सोचा कि अभी इसे हाँ बोल देता हूँ, बाद में देखी जाएगी। मुकेश ने उसने में हामी भर दी और कहा कि तुम एक बार मेरे घर तो आओ, हम सब कुछ संभाल लेंगे। अब जब 18 साल की सावित्री होती है, तो उसे एक बार फिर से धूमधाम से शादी कराई जाती है। अपने ससुराल उसे शादी कराकर भेज दिया जाता है, जिसके बाद वो अपने सास ससुर का ध्यान रखने लगी। सारी पारिवारिक जिम्मेदारियों को वो बहुत अच्छी तरह से निभा रही थी, क्योंकि उसके घर वालों ने उसे बहुत अच्छे संस्कार दिए थे और घर के कार्यों में भी उसे बहुत कुशल बनाकर भेजा था। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे सावित्री को कुछ कर दिखाने की इच्छा जो थी वो जागृत होने लगी थी, क्योंकि वो केवल घर में नहीं रहना चाहती थी, वो कुछ बड़ा करना चाहती थी। वो उसने मुकेश से बात की कि क्या मैं अब पढ़ाई कर सकती हूँ। लेकिन मुकेश अपनी बात से पलट गया। उसने सावित्री से कहा कि हमारे घर में किस चीज की कमी है, पैसा बहुत सारा है, जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं है, तो फिर इसकी क्या जरूरत है, तुम घर में आराम करो और मेरे माता पिता की सेवा करो। लेकिन सावित्री ने कहा कि शादी से पहले तो आपने मुझसे बहुत बड़े बड़े वादे किए थे,
लेकिन आज आप ये क्या कह रहे हैं? इसी बात को लेकर दोनों में बहस होने लगी और ये बहस धीरे-धीरे बहुत बड़ी लड़ाई में बदल गई। इस घटना के बाद अक्सर ही दोनों के विचार नहीं मिल पा रहे थे और एक दूसरे के करीब भी वे लोग नहीं आ पा रहे थे और यही दूरियां धीरे-धीरे और भी ज्यादा बढ़ने लगी थी। अब स्थिति ऐसी आ गई थी कि मुकेश सावित्री के ऊपर हाथ भी उठाने लगा था, अपने माता-पिता के ही सामने उसे जलील भी करने लगा था। लेकिन सावित्री जो थी वो पीछे नहीं हट रही थी, वो कुछ बड़ा करके दिखाना चाहती थी। उसे पता था कि मैं कुछ कर सकती हूँ, लेकिन मुझे इस समाज के बंधनों से इसके लिए आजाद होना होगा। अब मुकेश रोजाना खेत पर से काम करके आता और उसके दिमाग में जितना भी गुस्सा होता, रात्रि के समय वो सावित्री पर निकाल दिया करता था। स्थिति जो थी वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। अब समय था एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने का। अब सावित्री ने जो किया उसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, लेकिन आपको भी उसे गर्व होगा, उसके ऊपर गर्व होगा, क्योंकि ऐसा निर्णय कोई कठोर और आत्मविश्वासी महिला ही ले सकती है जिसने सच में अपने सपने की परवाह हो। एक छोटे से गांव से निकलकर किस प्रकार उसने एक बड़ा इतिहास रचा, वो आगे आपको इस कहानी को सुनकर पता चलेगा। इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहे। अगर आपको भी सावित्री की हिम्मत पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और उसके जज्बों को सलाम करने के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों। रात के समय सावित्री ने एक नोट लिखा जिसमें उसने अपने पति को ये बताया है कि 12 साल की उम्र में भले ही आपके साथ मेरा विवाह हो चुका था, लेकिन मेरे सपने तब से लेकर आज तक जीवित है। मैं बचपन से एक बड़ा ऑफिसर बनना चाहती थी, लेकिन कभी भी अपने माता पिता को ये नहीं बता पाई। आपके अंदर मैंने एक दोस्त को देखा और आपको अपना मानकर मैंने अपने सपने के बारे में आपको बताया। उस समय तो आपने मेरा साथ दिया तो मुझे लगा कि अब मुझे एक अच्छा जीवन साथी मिला है, लेकिन समय के साथ आपने भी मेरे साथ धोखेबाजी करी। अब मेरा इस दुनिया में किसी पर भी विश्वास नहीं है। अब मैं खुद के दम पर कुछ बड़ा करके दिखाना चाहती हूँ, इसीलिए इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, मैं एक दिन बहुत बड़ी ऑफिसर बनकर ही लौटूंगी। अगर तुम मेरा इंतजार कर सकते हो तो कर लेना। वैसे भी तुमने मेरा बहुत अपमान किया है, लेकिन एक पतिव्रता होने के नाते मैं हमेशा आपकी सलामती की और आपकी तरक्की की ही दुआ करती हूँ। ऐसा नोट लिखकर उस रात को चुपचाप बिना किसी को बताए सावित्री दिल्ली के लिए रवाना हो गई, क्योंकि उसे कहीं से पता चला था कि अगर बड़ा अफसर बनना है तो सबसे पहले किसी तरह की एक छोटी मोटी डिग्री हासिल करनी होगी और यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करनी होगी। इस तरीके से ही एक बड़ा अफसर बना जा सकता है, डीएम बना जा सकता है, एसडीएम बना जा सकता है, एसपी ऑफिसर बना जा सकता है। किसी भी सूरत में सावित्री पीछे मुड़कर नहीं देख सकती थी, क्योंकि वो एक बहुत बड़े परिवार को छोड़कर आई थी। यहाँ से असफल होकर जाना भी उसके लिए बहुत ज्यादा अपमानजनक था। इसीलिए हर हाल में उसे जिंदगी में अब कुछ करके ही दिखाना था। जब वो दिल्ली पहुंची तो उसे बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि सब कुछ उसकी सोच के बिल्कुल विपरीत था। उसे ऐसा लगा था कि वो वहां जाकर सब कुछ संभाल लेगी, लेकिन वहां तो बहुत सारे विद्यार्थी कई सालों से यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। सबसे पहले उसने एक प्राइवेट फॉर्म भरा और एक कॉलेज में उसने अपना एडमिशन लिया। उसके बाद उसने ग्रेजुएशन को पूरा किया, 3 साल तक उसने वो ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। फिर अपने आप से यूपीएससी की पढ़ाई शुरू की, लेकिन अगर सिलेक्शन पाना था तो उसे एक बड़े कोचिंग संस्थान में दाखिला लेना बहुत जरूरी था। लेकिन दिक्कत ये थी पैसों की। पैसा उसके पास बिल्कुल भी नहीं था। वो एक घर में जाकर के नौकरानी का काम करने लगी। उसे सुबह और शाम 4 से 5 घरों में झाड़ू पोछा लगाने जाना पड़ता था, जिससे कि उसे 10 से 15 हजार रुपए उसे महीने के मिल जाते थे और इसी से वो अपनी यूपीएससी की तैयारी करने लगी। उसने एक कोचिंग संस्थान में दाखिला भी ले लिया। सुबह और रात के समय वो व्यस्त रहा करती थी, इसीलिए पूरे दिन वो अपने पढ़ाई मन लगाकर किया करती थी। उसे विश्वास था कि उसका इस सब्र का फल जरूर उसे मिलेगा। अब उसके पास ग्रेजुएशन की डिग्री थी, लेकिन यूपीएससी की एग्जाम उसके लिए बहुत कठिन साबित होने वाली थी, क्योंकि वो एक छोटे से गांव के मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की थी। लेकिन कोचिंग संस्थान ने उसे बहुत अच्छे से शिक्षित किया था। रात दिन एक करके खून पसीना बहाकर उसने मेहनत करी। कई दिनों तक वो सोती ही नहीं थी, कई दिनों तक वो कुछ खाती पीती भी नहीं थी। ऐसी लगन उसके अंदर यूपीएससी को लेकर थी, लेकिन फिर भी पहले साल उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया तो सावित्री जो थी वो बहुत उदास हो गई। उसके माता पिता के और उसके पति के डरावने ख्याल उसके मन में आने लगे थे। उसे ऐसा लग रहा था कि अब वो आखिर क्या करेगी।
अगर वो यही निराशा लेकर के अपने गांव वापस जाएगी, अपने पति के पास जाएगी, तो वो लोग उसकी जिंदगी को और ज्यादा खराब कर देंगे। लेकिन उसी समय एक लड़की सावित्री के पास आई और उसे मोटिवेशन देते हुए कहा कि पहले परीक्षा में ही तुमने काफी अच्छा नंबर लाया है, तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर तुम अगले साल फिर से मन लगाकर कोशिश करोगी, तो हो सकता है कि तुम यूपीएससी अच्छे से पास कर जाओ। मैं तो पिछले 4 साल से तैयारी कर रही हूँ, फिर भी मैं तुम्हारे लेवल तक अब तक नहीं पहुंच पाई हूँ। जब तुम एक साल में इतना अच्छा कर सकती हो, तो अगले साल तुम जरूर इसे क्लियर कर लोगी। उसके ये शब्द सुनकर सावित्री को हिम्मत मिल जाती है। उसके अंदर फिर से चिंगारी उठी और उसने सोचा कि अब घर जाने का तो कोई मतलब नहीं है। अब समय है वादे को पूरे करने का, वो वादा जो उसके पति को वो करके आई थी। तो जाहिर सी बात है कि अब वो घर नहीं लौटना चाहती थी किसी भी सूरत और किसी भी कीमत में। इसके लिए उसने काफी सारे त्याग भी पहले ही किए थे। कब कितने दिनों तक उसका ये संघर्ष जो था, क्या परिणाम देने वाला था दोस्तों, वाकई में आप जब इस कहानी को सुनेंगे तो आपको भी यकीन नहीं होगा कि क्या कोई इंसान सच में इतनी तकलीफों को उठाकर ये सब कुछ कर सकता है। खैर, वो अपने पति को ये बता लिख कर आई थी कि वो अफसर बन के ही घर लौटेगी। उसने फिर एक बार हिम्मत जुटाई, लोगों के घर में जाकर सुबह शाम काम किया और दिन में अपनी यूपीएससी की तैयारी करने के लिए जी जान लगा दी। रात दिन एक करके उसने पढ़ाई करी और अगले साल फिर एक बार यूपीएससी का पेपर दिया। लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत चाहे हमें कितना भी डरा, लेकिन हमारी सच्ची लगन और हौसलों के सामने बदकिस्मत भी सौभाग्य में बदल जाती है। और यही हुआ सावित्री के साथ भी। इस बार की यूपीएससी परीक्षा में उसने पूरे देश भर में बहुत अच्छे रैंक हासिल किए थे। उसी के रैंक के आधार पर उसे डीएसपी का पद सौंपा गया, जो कि उसके लिए बहुत बड़ा सपना था। कि इस पद को मिलने के बाद उसे एक गाड़ी भी दी गई, सरकारी आवास दिया गया, उसके पास पावर थी और अब तो और ज्यादा वो हिम्मत वाली भी हो चुकी थी, क्योंकि उसका बचपन का सपना अब पूरा जो हो चुका था। अब समय था उस वादे को निभाने का जो उसने अपने पति से किया हुआ था। जब वो अपने ससुराल पहुंची तो उसके ससुराल के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। उसने आसपास पता किया कि ये लोग कहाँ गए हैं, तो कुछ लोगों का कहना था कि अचानक ये लोग घर खाली करके कहीं चले गए हैं। इनकी जिंदगी में बहुत बड़ी मुसीबत आई थी, लेकिन सच्चाई किसी को पता नहीं चल पाई। जिसके बाद सावित्री जो थी वो अपने गांव गई, जहां गांव में पहला महिला अधिकारी डीएसपी का सम्मान किया गया। गांव वाले की छोटी सोच में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया, क्योंकि उन्होंने देखा है कि हम जहां गांव की लड़कियों को छठी सातवीं से ज्यादा पढ़ने तक नहीं देते थे, वहीं हमारे गांव की एक लड़की ने इतना बड़ा पद हासिल किया। ये उसके माता पिता और सभी गांव के लोगों के लिए गौरव का विषय था। उसके माता पिता को भी अपनी लड़की पर बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा था। उन्होंने अपनी बेटी के अंदर की ऑफिसर को कभी पहचाना ही नहीं, बस शादी और शादी में ही वो लोग रह गए। लेकिन आज वो शादी भी उसके पास नहीं थी। लेकिन सवाल ये उठा था कि एसटीएम मैडम के पति कहाँ थे, क्योंकि उनके घर पर तो ताला लगा हुआ था। इस घटना की गुत्थी आगे सुलझने वाली है दोस्तों, इसीलिए अब वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहे। अब प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ का आयोजन होने वाला था। यहाँ पर सभी लोग महाकुंभ में संगम में स्नान की डुबकी लगाने के लिए आ रहे थे और ऐसा अनुमान था कि तकरीबन 40 से 45 करोड़ आदमी जो है वो प्रयागराज पहुंचने वाले हैं। अब इतनी भयंकर भीड़ को संभालने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने देश के कोने कोने से सफल और ईमानदार पुलिस कर्मियों को सुरक्षा के लिए प्रयागराज आमंत्रित किया। कई तरह के टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया और देश भर से अलग अलग क्षेत्रों से अधिकारी बुलाए गए, क्योंकि काफी समय से सावित्री जो थी वो भी अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रही थी, तो उसे भी प्रयागराज महाकुंभ में ड्यूटी के लिए बुलाया गया। उसका कार्य था समस्त पुलिस वालों को नियंत्रित करना, उनका नेतृत्व करना और भीड़ की सुरक्षा बनाए रखना और सभी को भगदड़ से बचाना। सावित्री की भी सनातन धर्म में बहुत ज्यादा आस्था थी। प्रयागराज जाने के लिए वो बहुत ज्यादा उत्साही थी, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस महाकुंभ में उसके जीवन की बहुत बड़ी घटना घटित होने वाली है। आगे आपको दोस्तों वो पता चलेगा जब सावित्री महाकुंभ पहुंची तो अपने ऑफिस में बैठकर वो एसडीएम मैडम के तौर पर अपनी ड्यूटी जो थी वो बहुत अच्छी तरीके से करे जा रही थी। लेकिन वो केवल बैठे बैठे अपना काम नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने एक टुकड़ी को अपने साथ लिया और वो प्रयागराज कुंभ का दौरा करने के लिए निकल चली। वो देखना चाहती थी कि आखिर लोग कोई व्यवस्था तो नहीं बिगाड़ रहे हैं, कोई गंगा नदी को प्रदूषित तो नहीं कर रहा है,
या फिर कोई भी असामाजिक तत्व महाकुंभ को अस्त व्यस्त तो नहीं कर रहा है। ये सब वो अपनी आंखों से देखना चाहती थी, इसीलिए वो खुद ही दौरा करने के लिए निकल गई। लेकिन तभी उसकी नजर एक इंसान पर पड़ी जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, जिसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा जो था वो मैला हुआ था और वो इंसान लोगों से भीख मांग रहा था। पहले तो सावित्री उसे पहचान ही नहीं पाई, लेकिन जब उसने उसके हाथ पर उसका नाम देखा तो उसके होश उड़ कर रह गए। दरअसल दोस्तों, इस ये जो है सावित्री का पति मुकेश था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि वो महाकुंभ मेले में इतनी बुरी अवस्था में भीख क्यों मांग रहा था। तो इसके बारे में जानने के लिए सावित्री जो है वो मुकेश के पास जाती है। जब मुकेश ने सावित्री को वर्दी में देखा तो उसके पसीने छूट गए, उसके हाथ पैर कांपने लगे। अपनी अवस्था पर उसे धिक्कार आ रहा था। वो जमीन पर बैठा हुआ था। अचानक से वो उठ खड़ा हुआ और सावित्री को देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो गया और कहने लगा कि तुम मेरी सावित्री हो, तुमने जो बोला था वो तो तुमने करके दिखा दिया, मुझे तुम पर गर्व है। और वो सावित्री का हाथ पकड़ने लगा। अन्य पुलिस वालों ने पागल समझकर उसे धक्का देकर के गिरा दिया, लेकिन सावित्री ने उन सबको रोका और कहा कि रुको, ये मेरे पति हैं, मैं पिछले कई सालों से इन्हें ही ढूंढ रही थी। चाहे मन ही मन उन्होंने मुझे तलाक क्यों ना दे दिया हो, जब मैं इन्हें छोड़ कर गई तो मैं तलाकशुदा हो गई। लेकिन आज तक मैं इन्हें भुला नहीं पाई हूँ, क्योंकि मैंने इनसे वादा किया था कि एक दिन एसडीएम बन करके जरूर लौटूंगी। लेकिन मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि मेरे पति महाकुंभ में मुझे भिखारी के रूप में मिलेंगे। ये नजारा देखकर सभी पुलिसकर्मी हैरान थे, क्योंकि एसडीएम मैडम के पति जो थे वो कई सालों के बाद भिखारी के रूप में उन्हें महाकुंभ में मिले थे। ये वास्तव में चौंकाने वाला विषय था। तभी एसडीएम मैडम ने अपने पति से पूछा कि आखिर तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई, आखिर हमारा घर परिवार टूट क्यों गया। तब मुकेश ने सच्चाई बताते हुए कहा कि मैं सबसे पहले अपने किए वादे से मुकर गया और तुम्हारे साथ लड़ाई झगड़ा करने लगा। तुम हमारे परिवार को एक रखती थी, तुम घर में सुख और सौभाग्य बना करके रखती थी, तुम हमारे घर की लक्ष्मी थी। तुम्हारे रहने से हमारा परिवार एकजुट था और धन धान्य जो था वो बढ़ रहा था। लेकिन जब से मैंने तुम पर अत्याचार करना शुरू किया, तुम पर हाथ उठाना शुरू किया, तब से ही हमारी दुर्गति शुरू हो गई। और जब से तुम वो नोट लिखकर हमारे घर को छोड़ कर गई हो, मैंने तुम्हें ढूंढने का बहुत प्रयास किया, लेकिन मुझे तुम कहीं नहीं मिल पाई। तुम्हारे जाने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे कि हमारे घर से लक्ष्मी ही रूठ गई हो, हमारे घर से साक्षात लक्ष्मी चली गई हो। उसके बाद एक दुर्घटना में माता पिता का देहांत हो गया। मैं घर पर अकेला हो गया। डिप्रेशन में आकर मैं नशा करने लगा और इसी नशे में मैं पागल होकर अपनी सारी जमीन जायदाद बेच दी और मेरे सर पर बहुत ज्यादा कर्जा भी हो गया। धीरे धीरे मेरा घर भी बिक गया और मैं फिर सड़क पर आ गया। स्थिति धीरे धीरे और भी ज्यादा मुश्किल होती जा रही थी। मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब होती जा रही थी। मैंने भीख मांगना शुरू कर दिया। समय के साथ लोगों ने मुझे भिखारी कहकर बुलाया। वहीं से मुझे अपनी असली औकात का पता चला। आज मैं इस महाकुंभ में आया हूँ क्योंकि यहाँ लाखों श्रद्धालु आने वाले हैं और मुझे भी संगम में स्नान का पुण्य का फल प्राप्त हो, ताकि मेरे पापों से मुझे मुक्ति मिल पाए। मैंने जो तुम्हारे साथ गलत किया है उसका मैं पश्चाताप कर सकूं। यहाँ पर भी मैं भीख ही मांग रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे सामने आज मैं बहुत छोटा लग रहा हूँ और तुम बहुत बड़ी बन गई हो। मेरी गलतियों के लिए तुम मुझे माफ कर देना। इतनी बड़ी सच्चाई सुनकर सावित्री को अपने पति पर बहुत तरस आया। उसे कहीं न कहीं अपनी गलती का भी एहसास हुआ कि चाहे वो उसे छोड़कर ही चली गई थी, लेकिन उसे अपने पत्नी धर्म का पालन करते हुए अपने पति का साथ निभाना चाहिए था। उसे बीच भौर में साथ नहीं छोड़ना चाहिए था। जिसके बाद एसडीएम साहिबा ने अपने पति को आश्वासन दिया कि अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अब फिर से हमारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। उसने मुकेश जी की हालत में सुधार किया और अपने ऑफिस में उसे चपरासी की नौकरी दिलवा दी। अब दोनों ही बहुत राजी खुशी से रहने लगे। समान जमाना चार बातें कह रहा था कि एसडीएम साहब का पति तो चपरासी है और पहले भीख मांगता था। लेकिन जो भी था, सावित्री ने इस बात की कभी परवाह नहीं करी, क्योंकि उसके पास पावर थी और उस पावर से वो कुछ भी कर सकती थी। इसीलिए जिंदगी में चाहे हम कहीं भी छोटे गांव से ही क्यों ना आए हो, चाहे हम गरीब ही क्यों ना हो, लेकिन अगर हमारे अंदर हौसला है तो सावित्री की तरह हम भी बड़ा मुकाम हासिल जरूर कर सकते हैं। हम भी कुछ भी कर सकते हैं। हमें सपनों को कभी दबाना नहीं चाहिए, हमें सपनों को कभी रोकना नहीं चाहिए। चाहे लड़का हो या फिर लड़की, हमें सपने की उड़ान जो है वो हमेशा भरते ही रहना चाहिए।
वीडियो में बहुत ही संदेश वाली कहानी थी। आपको क्या संदेश मिला नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज की कहानी के लिए बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगी कल आपसे ऐसी ही ज्ञानवर्धक और सच्ची कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें।